नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, वॉल्बर का थ्योरी, जीन पियाजे का थ्योरी, उनका एमसीक्यू भी करवाया था। तो आज के फिर अगले क्लास में चलते हैं, वायदौस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। ये वर्तन में बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं वायदौस्की के वायदौस्की से रिलेटेड। तो देरी न करते हुए चलिए इसके थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। वायदौस्की का जीवन परिचय क्या है? वायदौस्की ने किस पे सिद्धांत दिया था, किस सिद्धांत दिया था, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम क्या है? वायदौस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। वायदौस्की सोशल कल्चर थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वायदौस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखते हुए चलिए आगे हम इसको विस्तार से आपको बताते हैं कि वायदौस्की सामाजिक है क्या। पहले इसके बारे में परिचय जान लेते हैं कि वायदौस्की का परिचय, जीवन परिचय जान लेते हैं। वायदौस्की क्या है? पूरा नाम क्या है? लेव सेमिनोविच वायदौस्की। लेव सेमिनोविच वायदौस्की। इसका पूरा नाम क्या है? लेव सेमिनोविच वायदौस्की। और इसका जन्म कब हुआ है? 17 नवंबर 1896। इसका जन्म कब है? 17 नवंबर 1896। क्या इस एज में और किसी का जन्म हुआ था? 1800 1896 में? तो हाँ, इस जन्म में किसका हुआ था? जीन पियाजे जी का जन्म यही हुआ था। 1896 के ही आसपास हुआ था, उसका भी जन्म हुआ था। इसका जन्म का 17 नवंबर 1996 में हुआ है और मृत्यु कब है? 11 जून 1934, यानी लगभग यही मान के चलिए 38 से 40 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जन्म स्थान कहाँ है? रूस है। और जीन पियाजे का जन्म स्थान कहाँ था? उसका भी रूस ही था। तो वायदौस्की ने क्या शिक्षा कहाँ से पास किया था? मारोस्के के विश्वविद्यालय से। उन्होंने मारोस्के के विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। तो वायदौस्की का देख लिए कि जन्म कब हुआ? 17 नवंबर 1896 में, मृत्यु कब हुआ? 11 जनवरी 1934 में। और इसका पूरा नाम क्या है? वायदौस्की लेव सेमिनोविच वायदौस्की। तब आगे चलते हैं। वायदौस्की की रचना। वायदौस्की एक क्या बोलते रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। वायदौस्की कैसा मनोवैज्ञानिक थे? एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बेसिस को किया था। क्या वायदौस्की बाजी कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट थे। वायदौस्की जी बोलते हैं कि बच्चा एक्टिव होकर ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा होता है ना कि सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो ज्ञान का निर्माण कैसे होगा? तो इसमें कि बच्चा अपना समाज संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चा अपना जो है ना जो भी कुछ सीखता है समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर सीखता है। जैसे बच्चा कोई भी बच्चा है वो समाज में देखता है किस प्रकार रहन-सहन, किस प्रकार का खान-पीन किया जाता है, किस प्रकार बोली बोला जाता है, तो उसको इंटरेक्ट करने उसको देख के सीखता है। वही वायदौस्की जी ने बोला कि बच्चा अपना सामाजिक संस्कृति को इंटरेक्ट करके अधिगम करता है, यानी कि बच्चा अपने सामाजिक संस्कृति को देख के अधिगम करता है। अब वायदौस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वायदौस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वायदौस्की के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक विकास और उनके अनुसार क्या है? वायदौस्की जी के अनुसार है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। वायदौस्की जी का कहना है कि जो बालक का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो समाज के द्वारा होता है। समाज उसको निर्माण करता है। समाज से देख के सीखता है या समाज उसको सिखाता है। वही जैसे उसका माता-पिता हो गया, टीचर हो गया, वही समाज से देख के सीखता है। सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। वायदौस्की जी कहते हैं कि बच्चा सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बालक अपने ज्ञान और अनुभवों को सीखता है। सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बालक अपने ज्ञान और अनुभवों को सीखता है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है? सामाजिक अंतरक्रिया होता है। बालकों के महत्वपूर्ण आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास होता है। जिसमें बालक क्या होता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास होता है। वायदौस्की जी ने कहा था कि क्या कहा था? बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। बालक जो है ना, समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके ही विचारों और भाषा का अंतःक्रिया करता मतलब सीखता है। अर्थात वह भाषा भी सामाजिक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अर्थात जो भी बच्चा है भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है ना। यदि कोई बच्चा को आप अकेले घर में छोड़ दीजिएगा, उसको समाज में लाइएगा नहीं, क्या बच्चा भाषा सीख पाएगा?
नहीं ना सीख पाएगा। उसको जब तक समाज में 2-4 बच्चों के बीच में बैठाइएगा नहीं, बच्चा के द्वारा मम्मी-पापा या तो उसके मम्मी-पापा उसको सिखाएँगे नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो वही बोला कि बच्चा जब तक समाज में नहीं आएगा, जब तक अपना बाहरी वातावरण में नहीं आएगा, तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो वही वाइदोस्की जी ने कहा है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के साथ अपना भाषा सीखता है, अपना अधिगम करना सीखता है, सब सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अब आइए इसके मूल अवधारणा। मायावस्की जी ने दिए थे मुख्य अवधारणा दिए थे कि बच्चा किस प्रकार समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है। तो पहला अवधारणा क्या आता है? सामाजिक अंतःक्रिया कि बच्चा किस प्रकार समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है सामाजिक अंतःक्रिया का? कि दूसरे लोगों के साथ-साथ दूसरे लोगों के साथ बात करके सहयोग करके अनुभवों का आदान-प्रदान करना, यानी कि दूसरों के साथ बात करके अनुभवों का आदान-प्रदान करना। जैसे इस पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं, बच्चा अपने टीचर के साथ या अपने समाज के लोगों के साथ बैठ के सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? यानी कि दूसरों के साथ बात करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है। तो वही होता है कि जब तक आप दूसरों के साथ देख के नहीं सीखेगा तो आगे सीखिएगा कैसे? क्या है कि घर में कोई रहे बच्चा अकेले तो सीख नहीं पाएगा, जब तक उसको किसी बाहरी दुनिया से मिलाव नहीं कीजिएगा। तो वही समान वायतोस्की जी ने बोला है कि बच्चा दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके सहयोग, अनुभवों का आदान-प्रदान करके यानी कि जिसके पास जो अनुभव है, जो उसके पास है या जो दूसरे बच्चे के पास है, उन अनुभवों का आदान-प्रदान करके ही सीखता है। वायदोस्की के अनुसार सीखना सबसे पहले सामाजिक स्तर पे होता है। वायदोस्की जी ने कहता है कि सीखना सबसे पहले किसमें होता है? सामाजिक स्तर में होता है। जैसे बच्चा कोई भी सीखता है, सबसे पहले सामाजिक स्तर में सीखा जाता है। फिर वह बच्चा फिर वह बच्चे के मन के हिस्सा बन जाता है। जब बच्चा सीखता है, फिर वह बच्चा के मन का हिस्सा यानी कि मन का एगो पार्ट बन जाता है। जैसे कोई भी बच्चा किसी बच्चे के साथ खेलेगा, कूदेगा, उसको जिस तरह देखेगा भाव करना, उसी तरह सीखेगा बच्चा। जैसे मम्मी-पापा अगला बच्चा बोल रहा है और एक बच्चा को उसके सामने बैठा दे, देखते-देखते उसे सीख जाएगा। वही बोल रहा है कि बच्चा जब तक समाज में नहीं रखिएगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? कोई सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ही ना सीखता है। तो वही वायदोस्की जी ने बताया कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रियाएँ के साथ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एगो यहाँ 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक है शिक्षिका या तो बोले उसका मम्मी जो भी है, वो तो सिखा रहा है कि नहीं 3-4 बच्चों को। ये 3-4 बच्चों ने अपना-अपना अनुभव शेयर किया है और इसमें एक-दूसरे को ज्ञान प्राप्त किया है। तो वही है कि बच्चा अपने दोस्तों या साथियों के साथ अनुभव या क्या बोलते हैं, प्रदान साझा करके ही सीखते हैं। अब आइए भाषा, बच्चा भाषा भी तो समाज से सीखता है ना। भाषा जैसे बोलने के लिए, आप जैसे यहाँ नहीं हैं, अभी आप हैं मान के चलिए अपना स्टेट झारखंड में, फिर किसी दूसरा स्टेट केरल तरफ जाइएगा, तो वहाँ का भाषा अलग है, यहाँ का भाषा अलग है। तो वहाँ के समाज के साथ रहिएगा, जब तक दिन नहीं बिताए तो कैसे वहाँ का भाषा सीख पाइए? क्या अपने घर में रहते-रहते सीख पाइएगा? नहीं ना सीख पाइए, जब तक किसी व्यवहार किसी से बातचीत करिएगा, या बड़ा हो या बच्चा हो, जब तक आप समाज के साथ रहिएगा नहीं तो आपका भाषा आप सीख नहीं पाइएगा। तो वही है कि पायदोस्की जी के अनुसार भाषा केवल बोलने के माध्यम नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बच्चा केवल बोलने का माध्यम नहीं, सीखने और समझने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वही पायदोस्की जी ने बोला था कि बच्चा है, क्या बोलने और समझने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब भाई क्या है? इसमें है कि भाषा 3 चरण में होता है। क्या होता है इसमें? भाषा 3 चरण में होता है। कौन-कौन 3 चरण में होता है? पहला क्या है? सामाजिक भाषा। पहला क्या है? सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा में क्या है? जो समाज से सीखते हैं, जो किसी के द्वारा यानी कि कहीं बैठ के स्कूल, कॉलेज या कहीं सीखते हैं, उसी को होता है सामाजिक भाषा। जैसे कि इस अवस्थाओं में बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है। इस अवस्था में होता है क्या? बच्चा दूसरों के साथ बातचीत, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके सीखता है। आवश्यकताएँ और भावनाओं को लेकर बोलकर व्यक्त करता है। जैसे उसको जो नीड्स है, जो आवश्यकता है, उसको बोलता है समाज में कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। अपनी ज़रूरतों को बोलता है और इसमें होता है कि अपनी भावनाएँ बोलता है। जैसे किसी के पास कुछ तरह का समस्या है, भावनाएँ बोलता है, रो के बताता है। वही होता है कि बच्चा आवश्यकता और भावनाओं को लेकर व्यक्त करता है। जैसे बच्चा अपने मम्मी से कहता है कि मुझे भूख लगी है। उसको आवश्यकता है, उसको भूख लगा है, उसकी ज़रूरत है, तब ना बोल रहा है मम्मी से, "मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मम्मी मुझे घूमने जाना है, मम्मी मुझे खेलने जाना है।" या तो "सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर ए फोर क्या होता है? सर जेड से क्या होता है? सर एस से क्या होता है?"
सब सिखाता है, जो उसको जो नहीं जानता वही समाज ना उसको सिखाता है। तो यही बोला गया है कि भाषा सामाजिक भाषा होता है, जिसमें होता है क्या कि इस अवस्था में बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करके इस अवस्था में बच्चा क्या होता है दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है, उसकी आवश्यकताओं और भावनाओं को बोलकर उसको जो आवश्यकता है या उसके अंदर जो भावनाएँ हैं, वो बोलकर सीखता है। जैसे बच्चा क्या अपने मम्मी से कहता है कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो, उसको आवश्यकता है तब ना बोल रहा है। तो वही बोला गया है कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं को बोलता है। अब आइए जैसे देखिए, इसमें क्या है, एक बच्चा है, इसको पानी प्यास लगा है, मम्मी मुझे पानी दो, तो उसका मम्मी उसको पानी दे रही है। वही हो ना कि बच्चा अपने आवश्यकताओं के अनुसार और देखिए फिगर के माध्यम से अच्छा देखिए, बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मुझे पानी दो, तो उसका मम्मी उसको पानी दे रही है। वही है कि बच्चा अपने जो है आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, सामाजिक अपने भाषा सामाजिक भाषा के साथ। अब आइए नेक्स्ट निजी भाषा, दूसरा क्या है निजी भाषा, जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। निजी भाषा किसको बोलते हैं? देखिए बच्चा काम करते समय खुद से बातें करता है, इसे कहते हैं निजी भाषा। जब कोई बच्चा कोई कार्य करता है और खुद से बातें करता है, जैसे हम लोग भी कार्य करते हैं, खुद से बातें करते हैं कैसे होगा, कैसे बनेगा, या ये कैसे ठीक होगा। जैसे कभी घर में बैठे-बैठे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उसी को कहते हैं निजी भाषा या उसकी सोच समस्या को हल करने में मदद करता है। जैसे बच्चा के पास कोई समस्या आ गया या तो उसका कोई खिलौना टूट गया है, कैसे ठीक होगा खिलौना? कैसे जोड़ेंगे? कैसे सही होगा? वही उसका निजी भाषा यानी कि वो सोचता है, अपने आप सोचता है और किस तरह उसको ठीक करें। या तो कोई खिलौना है जैसे मान के चलिए पज़ल्स रहता है, छोटा बच्चा को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो सोच-सोच के अरेंज करता है नहीं ये पज़ल यहाँ होगा, ये पज़ल यहाँ लगेगा, ये पज़ल यहाँ लगेगा। तो अपने सोच-सोच के मन से मतलब निजी भाषा अंदर मन से बोल के सीख रहा है ना, तो ये होता है कि बच्चा निजी भाषाओं से क्या होता है निजी भाषा ही होता है। जो बच्चा काम करते समय खुद से बातें करता है और इसे निजी भाषा कहते हैं या उसकी सोच और समस्या को हल करने में मदद करता है। या क्या होता है उसकी सोच और समस्या को हल करने में मदद होता है। चलिए इसको एक बार फिगर से हम देखते हैं। देखिए निजी भाषा क्या है? बच्चा किसी काम करते खुद से बात करता है। जैसे देखिए बच्चा एक खिलौना तैयार कर रहा है, तो खुद से सोच रहा है कलर का खिलौना किसमें होगा? रेड कलर का किसमें लगेगा या येलो कलर का किसमें लगेगा? तो वही बोल रहा है कि बच्चा अपने कलर वाइज़ खिलौना को सजा रहा है। तो ये निजी भाषा मतलब मन-मन में बात करना, बच्चा अपने मन में ही बात करना, उसी को कहते हैं क्या? निजी भाषा में बात करना। अब अगला आ जाइए, आंतरिक भाषा, मन की भाषा जिसको बोलते हैं आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा क्या है? बच्चा मन ही मन सोचता है, अपने मन में बैठ के सोचते रहता है। वह ज़ोर से नहीं बोलता लेकिन दिमाग बात करता है, जैसे बात करता है नहीं, जाएँगे, क्या-क्या खाएँगे, वहाँ घूमने जाएँगे, खिलौना मन-मन में वो बात करता है, वहाँ घूमने जाएँगे, किस प्रकार खिलौना खरीदेंगे, वहाँ घूमने जाएँगे तो हम या गाड़ी चढ़ेंगे, खिलौना वाला गाड़ी घुमाने वाला चढ़ेंगे। ये होता है कि बच्चा क्या होता है, मन ही मन सोचता है, वह ज़ोर से नहीं बोलता है, लेकिन दिमाग में बात करता है, अपने मन-मन में बात करता है और निर्णय लेता है कि यह आंतरिक भाषा है। और निर्णय लेता है, यही है आंतरिक भाषा। बच्चा मन-मन में सोचता है और अपना निर्णय लेता है, इसी को बोलते हैं आंतरिक भाषा। अब आइए इसको एक बार इमेज से भी देख लेते हैं आंतरिक भाषा क्या है सो। देखिए, बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ गलती हो रहा है, किस प्रकार गलती की है, वही सोच रहा है। बच्चा कहाँ गलती हो रहा है, किस प्रकार गलती की है, वही गलतियों को देख रहा है। तो वही होता है कि बच्चा अपने मन-मन में जैसे बच्चा कोई परीक्षा में बैठ के सोचता है, कि यह प्रश्न का हल कैसे होगा? या जोड़-घटाव कैसे होगा? वही जोड़-घटाव को हल करता है और बताता है। अब आइए इसके अवधारणा एमकेओ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा एमको बहुत है। एमक्यू का मतलब क्या था? मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि अधिक जानकार व्यक्ति। अधिक जानकार व्यक्ति में क्या है? जब बच्चा कोई समस्या होता है, तो कोई जानकार व्यक्ति बता देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के देखिए, कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो, ये नहीं कि उसका टीचर ही, उसका मम्मी-पापा, समाज के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो कि उससे ज़्यादा जानता हो और उसे न्यू स्किल या नॉलेज सिखाने में मदद करता है, यानी कि बच्चा का न्यू स्किल सिखाने में। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा चल रहा है
और साइकिल चलाते समय वो उसको चाहिए सहायता या तो फिर कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई समस्या हो गया उसको सॉल्व करना। कोई होता है क्या उसे क्यों न्यू स्किल में मदद करता है। उसी को क्या बोलते हैं एमक्यू जैसे मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति। जैसे कोई बच्चा नया गणित का समस्या सॉल्व कर रहा है और वो फँस गया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए तो कोई ना कोई सहारा चाहिए जैसे शिक्षक हो गया, मम्मी-पापा हो गया। तो एक मोर नॉलेजेबल टू अदर यानी कि बच्चे से ज़्यादा जानकार व्यक्ति, जिसको उसके बारे में नॉलेज अच्छा से हो, उसी को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल टू अदर जिसको बोलते हैं एमकेओ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, एक बच्चा है एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, तो उसका शिक्षिका मदद कर रही है, उसके माता-पिता भी मदद कर रहे हैं, भाई-बहन भी मदद कर रहे हैं, अनुभवी मित्र भी मदद कर रहे हैं, यानी कोई भी मदद करे, ऐसा नहीं कि उसके मम्मी-पापा ही मदद करे या उसका शिक्षक ही मदद करे, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उससे ज़्यादा जानते हो। जैसे कोई बाहर में भी व्यक्ति खड़ा है, ये बच्चा से ज़्यादा जानते हैं, बच्चा कोई समस्या रो बता दे रहा है, तो वही उसी को बोलते हैं एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल टू अदर यानी कि ज़्यादा जानकार व्यक्ति, यहाँ बोला गया साफ-साफ कि ज़्यादा जानता हो और न्यू स्किल के बारे में जानकारी हो। यानी कि जो व्यक्ति उसको बताता है उसको न्यू स्किल के बारे में जानकारी हो, उसी को बोलते हैं क्या एमकेओ मोर नॉलेजेबल टू अदर। क्या बोलते हैं इसको? मोर नॉलेजेबल मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि एमकेओ। ये एमकेओ खास करके एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, ऑप्शन में आपका रहेगा वायदोस्की का क्वेश्चन रहा और एमकेओ देख लिए तो कहीं नहीं आपको सीधे एमकेओ में टिक कर देना है। अब अगला आइए स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होगा? स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? तो ये सेम लगभग उसी के प्रकार होता है। जैसे शिक्षक या अभिभावक शुरुआत में आवश्यकता या सहायता देता है। यानी कि उसको शुरुआत में सहायता देना, अंत तक नहीं देना लेकिन शुरुआत में सहायता देना। जैसे कोई बच्चा कोई गुनाह कर रहा है। हाँ, जैसे 7 का टेबल पढ़ रहा है। 7 7 सर उसको आ रहा है 50 बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा 7 7 या 49 होगा। तो वो उसको मतलब थोड़ा-सा सहारा देना। बच्चा को क्या क्या बोला है? शुरुआत में आवश्यकता और सहारा देता है। जैसे बच्चा सीखता है, सहायता धीरे-धीरे कम कर जैसे बच्चा यानी कि 7 7 या 49 होता है, यानी सीख लिया तो बच्चा छोड़ देता है उसको। या तो कोई साइकिल चला रहा है, पहले सहारा दिया हल्का-हल्का, फिर वो चलाना सीख लिया तो उसका छोड़ दिया। उसी को बोलते हैं मतलब कि लास्ट तक सहारा नहीं देना। तो बच्चा सीख लिया तो उसको छोड़ देना, उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग यानी कि ये भी होता है क्या सहायता देना लेकिन थोड़ा-सा सहारा देना, क्षणिक सहारा देना यानी कि थोड़ा समय के लिए सहारा देना। जैसे बच्चा कहीं अटक रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क में अटक रहा है, उसमें थोड़ा-सा सहारा देना, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक फिगर के माध्यम से सिखाते हैं। ये देखिए, बच्चा पहले दिन पूरा सम बच्चा को पहले दिन पूरा समझाएँ, कोई भी क्वेश्चन्स है, बच्चे को पहले दिन हम पूरा समझाते हैं, ठीक है? कुछ समय बाद संकेत दिए कि नहीं बाबू ऐसे-ऐसे करना है। अगला दिन बच्चा खुद से करने लगा, तो इसका मतलब वो सीख गया। उसको थोड़ा-सा क्या बोलते हैं हम लोग सहारा दिए कि नहीं दिए और बच्चा खुद से सीख रहा है, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग यानी कि थोड़ा-सा सहारा देने के बाद यदि बच्चा सीख जा रहा है, तो उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये बात आप कान में खोस के रखिएगा कि स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। कोई भी बच्चा को थोड़ा-सा सहारा देने पे वो खुद से सीख जाएगा, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे देखिए, यहाँ एक फ़ोटो के माध्यम से देखिए। बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखता शुरू में। थोड़ा-सा उसका मम्मी सहारा दिया। मम्मी मैं अब थोड़ा-थोड़ा कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। अब तीसरा चरण में तो क्या होता है कि बच्चा खुद से चलाना सीख लेता है। ये हो गया स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल में जैसे कोई भी बच्चा शुरुआती चरण में थोड़ा-सा सहारा देना, फिर धीरे-धीरे कम कर देना और उसके बाद पूरा कम कर देना। उसी को स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो क्या होता है जब शिक्षक अभिभावक बच्चों को किसी कठिन कार्य में जब शिक्षक और अभिभावक बच्चे को कठिन कार्य में क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे सहायता कम कर देता है, सहायता का कम तक क्षमता कम कर देता है, बाद में वह स्वयं करने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आइए जेडपीटी। जेडपीटी किसको बोलते हैं? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या बोलते हैं? किसी बच्चे की सपोर्ट करके उसको लक्ष्य तक पहुँचाना, किसी बच्चे की सपोर्ट करके उसको लक्ष्य तक आने की जब तक बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, तब तक छोड़ना नहीं। जैसे कोई
आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब तक आप पास नहीं हुए हैं, तब तक आपका सहारा यानी कि टीचर आपका सहायता नहीं छोड़ेंगे, उसी को बोलते हैं जेडपीटी। ठीक है, किसी बच्चे का सपोर्ट करके उस लक्ष्य तक पहुँचाना ही जेडपीटी कहलाता है। यानी कि आप जब तक पास नहीं होइएगा, तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, उसी को जेडपीटी सहायता कहते हैं। उधर तो था स्कैफोल्डिंग में थोड़ा-सा आ रहा है, एमक्यू में कि जो उससे ज़्यादा जानता है उसको स्किल तक पहुँचाना और जब आप फाइनल पहुँच जाएँगे वो जेडपीटी है। यानी कि आप जब पूरा सीख गए हैं तो उसको क्या कहते हैं जेडपीटी। जैसे जेडपीटी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता। जेडपीटी वह है जहाँ बच्चा कोई कार्य अकेले नहीं कर सकता। लेकिन मार्गदर्शन और गाइडेंस के सहारा से लेकिन मार्गदर्शन और गाइडेंस सहारा से वह लक्ष्य तक पहुँच सकता है। लक्ष्य तक पहुँच सकता है तो उसे कहते हैं जेडपीटी। उसे क्या कहते हैं जेडपीटी यानी कोई बच्चा जब तक लक्ष्य तक यानी कि आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक आप फाइनल नहीं जब तक आप पास नहीं होइएगा, तब तक आपका सहारा नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप जेटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक आप पास नहीं होइएगा, तब तक हम लोग सहारा छोड़ेंगे नहीं। उसी को बोलते हैं जेडपीटी यानी कि ज़ोन ऑफ टॉक्सिक पर्सनल डेवलपमेंट। एग्ज़ाम्पल में देखिए, जब बच्चा अकेले लंबा भाग नहीं कर सकता, यानी जब बच्चा कोई कार्य को अकेले नहीं कर सकता है और उसको जाके कोई जानकार व्यक्ति सहायता दे दे, उसी को मार्गदर्शन दे दे या स्टेप बाय स्टेप उसको बता दे और बच्चा धीरे-धीरे खुद से सीख लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जेडपीटी बोलते हैं। इसको इमेज के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। देखिए, बच्चा पहले सीढ़ी चढ़ना नहीं सीखता है, ठीक है? डर-डर के चढ़ता है। अब उसका एक दोस्त या उसका एक क्या बोलते हैं बहन उसको पकड़ के एकदम छत तक चढ़ा देता है, यानी कि मंजिल तक ले जाता है और फिर वो धीरे-धीरे खुद चढ़ने लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं जड़पीटी। जैसे देखिए वह क्षेत्र जहाँ किसी कार्य को सहायता से कर सकता है, अकेले नहीं यानी कि वह कार्य जो वह अकेले नहीं कर सकता है। मतलब कि जैसे कोई भी कार्य है वो अकेले नहीं कर सकता है, बिना सहायता के कर ही नहीं सकता है। उसी को जड़पीटी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई बच्चा देखिए ये बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है। इसको पकड़ के चढ़ा रही है और ये धीरे-धीरे ऊपर जब चढ़ लेगा, फाइनल तक पहुँच जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? जड़-विधि। अब बच्चा बोलेगा नहीं हम अकेले कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए, हमसे हो जाएगा। तो उसी को जब अब वो लक्ष्य तक पहुँच चुका है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जेडपीटी ज़ोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अब इन तीनों का रिलेशन देखते हैं कि जेडपीटी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू का संबंध क्या है? देखिए जैसे पहले क्या है कि एमक्यू में है, एमक्यू में देखिए शिक्षक या माता-पिता सहारा देता है ना? एमक्यू में क्या होता है? शिक्षक या माता-पिता सहारा देता है। फिर स्कैफोल्डिंग में क्या है? वो भी सहारा देता है, मतलब छोटा-सा सहारा देता है, जब तक वो मतलब सीख ना ले मतलब क्षणिक सहारा, ये तो पूरा सहारा, ये क्षणिक सहारा मतलब कि कुछ थोड़ा-सा जैसे अटक रहा है, उसको सही कर देना, उसको बता देना। उसके बाद क्या होता है? बच्चा सहायता से सीखता है, बच्चा सहायता से सीख लेता है, उसी को ये तीनों का संबंध बताता है। अब लास्ट में क्या होता है? बच्चा स्वयं करने लगता है, यानी कि बच्चा चाहता है कि अब हम खुद से कर लेंगे, आप लोग सहारा छोड़ दीजिए। उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? जेडपीटी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू का संबंध। जैसे देखिए यहाँ फिगर के माध्यम एमक्यू में क्या है? एक अनुभवी व्यक्ति उसको सहायता दे रहा है। स्कैफोल्डिंग में भी थोड़ा-सा सहायता दे रहा है, जहाँ फँस गया वहाँ सहायता दे रहा है। अब जेडपीटी क्या है? फाइनल स्टेज है। इसमें क्या होता है? बच्चा सीख लेता है कि हाँ, अब हम कर लेंगे। और लास्ट में क्या आता है कि अब स्वतंत्र क्या अरे छोड़ो अब हमसे हो जाएगा, अब तुम लोग को सिखाना नहीं। बच्चा को जैसे कोई साइकिल चलाना सिखाता है, अरे छोड़ो ना अब हम उड़ा लेंगे तो। बाइक चलाना सिखाता है, अरे छोड़ो ना अब हम कर लेंगे तो। उसी प्रकार इसको बोलते हैं बच्चा पहले शिक्षक पहले माता-पिता सहारा देता है, फिर थोड़ा-सा क्षणिक सहारा मिलता है, फिर जब बच्चा सब सीख लेता है, तो जब फाइनल स्टेज तक पहुँचाना, उसी को जेडपीटी जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुँचता है। स्कैफोल्डिंग तो बीच में छोड़ सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ा-सा किया, सॉल्व कर दें, फिर आगे जाके फँसेगा, तो एमक्यू है ना हम उठा के ले जाके तुमको लक्ष्य तक पटक देंगे, यानी कि लक्ष्य तक आपको पहुँचा देंगे। वही उसी को बोलते हैं एमक्यू। तो देखिए, ये तीनों संबंध था स्कैफोल्डिंग, जेआरपीडी और एमकेओ जो कि वाइटोस्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलेगा ये तीनों वर्ड जेआरपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। जहाँ देखिएगा जेआरपीडी, एमकेओ या स्कैफोल्डिंग और वाइटोस्की का क्वेश्चन रहे तो आप एक बार ज़रूर टिक मार दीजिएगा इसको ताकि यही इसका एग्ज़ाम में होने का चांस है। इसी प्रकार हमारे चैनल में बने रहिए, हम आगे और ही आपके लिए जीडीपी का, बाल विकास का चैप्टर लाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए।